5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और किसान आंदोलन के बीच आज बीजेपी की एक बेहद अहम और बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बीजेपी की ये एक बेहद अहम बैठक, जिसमें तमाम राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें पहुंचेंगे। इस वक्त वो गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इसमें होगी। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह बेहद अहम बैठक हो रही है दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं कुछ ही देर में, और वो रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। शाम को एक बार फिर उनका संबोधन भी होना है। शाम 5 बजे तक ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। दरअसल जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, माना यह जा रहा है कि उसे लेकर रणनीतिक विचार मंथन इन तमाम पदाधिकारियों के बीच होगा। और यह इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम स्थल में खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और फूल देकर उनका स्वागत उन्होंने किया है एनडीएमसी सेंटर में, जहां यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बेहद अहम बैठक है, लेकिन यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली बड़ी बैठक है बीजेपी के इन तमाम राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बैठक। माना यह जा रहा है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, उसे लेकर के रणनीति पर चर्चा होगी। तमाम पदाधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं दिल्ली का एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है। तमाम पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर के यहां मौजूद हैं। राज्यों के तमाम अध्यक्ष, महामंत्रियों की मौजूदगी यहां पर है। प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी भी बीजेपी के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके मतलब साफ कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरह से ये नेता और कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाएंगे, इस पर यह चर्चा होने वाली है। माना यही जा रहा है। कल खुद जेपी नड्डा की बैठक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई थी और आज जो बैठक होने वाली है, इसकी चर्चा पर मंत्रणा की गई थी कि आज किन विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बैठक के विषय और चर्चा के बिंदु क्या होंगे, इस पर कल मंथन हुआ था। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेहद अहम बैठक में पहुंच चुके हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कितनी देर में उम्मीद की जाए कि उनका अभिभाषण होगा जो कार्यकर्ताओं के सामने, पदाधिकारियों के सामने हो सकता है? प्रशांत, जैसा कि प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले की ही पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है और अब से थोड़ी देर के बाद ही तमाम जो कई राज्यों के, देश भर के तमाम राज्यों के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, चाहे राज्य स्तर के जो अध्यक्ष हैं या संगठन महामंत्री हैं, वो तमाम लोग बीजेपी की इस बैठक में शामिल हुए हैं और ये शाम के 5 बजे ये बैठक तब तक चलेगी। ये प्रधानमंत्री का संबोधन अब से थोड़ी देर के बाद ही शुरू होगा और शुरू होती ही ये बैठक को औपचारिक तरीके से हम शुरू मान सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक बार हम तस्वीरें दिखाएं कि जो होर्डिंग्स लगे हैं, जिसमें खास तौर पर मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें किसानों का भी जिक्र है, क्योंकि इसमें किसान आंदोलन तमाम राज्यों में चल रहा है और खास करके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर भी ये लिखा हुआ है कि किसानों की आय दोगुनी की गई है। तो ये उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, सरकार ये प्रतिबद्ध है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और खास करके कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं, तो उसको लेकर भी ये चर्चा होने वाली है। इसके पहले भी बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, लेकिन ये जो बैठक है वो बड़ी बैठक मानी जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। तो और ये भी
हमें जानकारी मिली है कि शुरुआत प्रधानमंत्री अब जो संबोधन करेंगे उसके साथ ही ये बैठक की शुरुआत होगी और तमाम जो ये मुद्दे हैं जो इस समय मौजूदा समय चल रहा है, खास करके किसानों का और कोरोना में किस तरीके से सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, वो तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। और बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारियों को ये भी बताया जाएगा कि किसानों के लिए सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या किया है कि जैसे उन राज्यों में पहुंचकर आम जनता को और किसानों को बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मैसेज दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं और रवि, दर्शक भी हमारे ये देखना चाहेंगे कि किस तरह का किसानों को लेकर संदेश इस बैठक में बाहर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उसमें लिखा गया है बीजेपी की ओर से। साफ तौर पर हम एक बार फिर उसे देखने की कोशिश करेंगे, क्या संदेश देने की कोशिश है। लेकिन यह बेहद अहम है। तकरीबन 90 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर। कोरोना काल के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आगे 5 विधानसभा चुनाव राज्यों के होने वाले हैं। इसे किन मुद्दों को लेकर किन किन प्रदेशों में जाया जाए, क्योंकि जो चुनाव पिछले दिनों हुए थे स्थानीय निकायों के पंजाब में, बीजेपी के कई पदाधिकारी ये बात कह चुके हैं कि किसान आंदोलन का असर इन चुनाव परिणामों पर देखने को मिला है और ये वहन करना पड़ा, सहन करना पड़ा है बीजेपी को। अगर कहीं कोई नाराजगी होती है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका असर चुनाव परिणामों पर आता ही है। और क्या रवि, आज की इस बैठक में इस बात को प्रमुखता से, गंभीरता से रखा जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी? रणनीति बनाई जाएगी और सबसे बड़ी बात ये इसमें यह है कि जिस समय बिल लाया गया था, किसान बिल लाया गया था, उस समय कोरोना का पीक चल रहा था और यही वजह है कि उस वक्त जो बीजेपी की तमाम पदाधिकारी, तमाम जो नेता हैं, उन राज्यों में लोगों को मैसेज नहीं दिया जा चुका था, क्योंकि कोरोना को लेकर तमाम ऐसी बाउंडेशन थी और उसकी वजह से एक क्लियर जो मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की थी वो पहुंच नहीं पाई थी लोगों तक। लेकिन अब जो बाउंडेशन है वो हट चुकी हैं। विरोध प्रदर्शन पिछले 2-3 महीने से चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर। अब ये जो पदाधिकारी हैं उनको भी ये बताया जाएगा कि किस तरीके से ये कानून उनके लिए फायदेमंद है, वो जिससे कि उन राज्यों से जो संबंधित राज्य हैं वहां पर जाएं, आम लोगों को बता सकें, वहां के किसानों को बता सकें, कोरोना को लेकर सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं उनको भी बता सकें। और 5 राज्यों के जैसा कि चुनाव होने वाले हैं, नजदीक हैं, और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर भी चर्चा होने वाली है। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं हम, ये लिखा हुआ था पोस्टर पर, यानी ये प्रमुखता से संदेश देने की कोशिश होगी। बीजेपी भी यही चाहती है कि किसानों का नाराजगी का खामियाजा कहीं उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में ना उठाना पड़े, उस पर भी ये रणनीति, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद हैं इस बेहद अहम बैठक में। और उस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस वक्त गुजरात में है गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात में निकाय चुनाव की 572 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में वोट डाले। अमित शाह के साथ साथ वोट डालने उनके परिवार के लोग भी पहुंचे। वोट डालने के बाद अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ बाहर निकलकर विक्ट्री साइन दिखाया। बताया गया कि कोरोना की वजह से बीमार पड़े मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सभी सावधानियों के साथ अपना वोट डालेंगे। गुजरात के निकाय चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार चुकी है। अमित शाह ने वोट डालने के बाद अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि सभी का सर्वसमावेशी विकास के लिए सरकार आगे काम कर रही है और नरेंद्र मोदी ने जो अपने विजय रथ को जिस राज्य से आगे बढ़ाया, उसी राज्य गुजरात में आज स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, जहां वो मतदान के लिए पहुंचे हैं। और एक बार फिर उन्होंने उम्मीद जताई है कि विकास का यही संकल्प आगे भी बढ़ेगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त गुजरात में, जबकि स्थानीय निकाय के चुनाव में वोटिंग के लिए वो पहुंचे थे। संदेश नेताओं की ओर से दिया जाता है कि एक वोट भी कीमती है और उसका इस्तेमाल करें। जनक दवे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, अक्सर संदेश दिया जाता है कि एक वोट की भी बहुत कीमत है, लेकिन उसे कार्यरूप में परिणत करना या उस पर अमल करके भी दिखाना कि भले ही निकाय चुनाव का वोट हो, लेकिन वो कितना जरूरी है। गृह मंत्री वोट डालने के लिए गुजरात पहुंचे हैं, क्या यही जताने की भी कोशिश है? बिल्कुल एक कोशिश यही देखी जाती है प्रशांत, और ख़ासतौर पे डेमोक्रेसी में ये हम कहते हैं कि लोकशाही है जब है तो उसको एक उत्सव में तौर पे इसको देखा जाना चाहिए जब चुनाव आते हैं। और चुनाव में आज भी अमित शाह बाकायदा दिल्ली से यहाँ पर आते हैं और वो अपना वोट डालते हैं। और यही नहीं केवल अमित शाह, लेकिन
जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है वो भी कोरोना संक्रमित है, बावजूद आज स्पेशल एयर एम्बुलेंस से वो राजकोट जाएंगे और वहाँ पर पीपी किट पहनकर वोट करने वाले, एक विशेष व्यवस्था उनके लिए की गई है। तो एक दिखाने की कोशिश कि हर एक वोट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। अभी भी आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हो या जो भी हो, लोग यहाँ पर सुबह से आ रहे हैं अभी अहमदाबाद में, और ये वोटिंग यहाँ पर कोरोना का जो काल है उसमें अभी फिलहाल यहाँ पर लोग वोटिंग के लिए जनक पूरी सावधानी के साथ मतदान हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदान किया है और मुख्यमंत्री जो कि खुद कोरोनाग्रस्त हैं वो भी शाम को पूरी सावधानी के साथ मतदान करने वाले हैं। लेकिन अमित शाह का आज गुजरात में किस तरह का कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है? देखिए प्रशांत, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अब वोटिंग करने के बाद वो मोटेरा स्टेडियम जाने वाले हैं, क्योंकि 24 तारीख को मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन जो होना है, और जय शाह भी उनके साथ हैं, उनके जो बेटे हैं जो अभी फिलहाल बीसीसीआई में भी हैं, तो दोनों यहाँ पर मोटेरा स्टेडियम में जाएंगे जहाँ पर 24 तारीख को उसका उद्घाटन होगा प्रेसिडेंट के हाथों में, और पहला भारत इंग्लैंड डे नाइट जिसको कहें टेस्ट, वो खेला जाना है 24 तारीख को। तो उसका वो पूरी तरह से जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से स्टेडियम तैयार है, चूँकि पिछले साल 24 फरवरी को ही नमस्ते ट्रंप की जो इवेंट हुई थी उस वक्त स्टेडियम पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसके बाद आधिकारिक उसका जो उद्घाटन था वो बाकी था। तो उसकी तैयारियों का जायज़ा लेंगे आज जाकर, और थोड़ी देर ये जो जानकारी है उसके बाद यहाँ से जो निकले हैं थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने मीडिया से बात करके वो सीधे यहाँ से मोटेरा स्टेडियम के लिए रवाना हुए हैं। और ये बेहद अहम दौरा भी गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात में इस वक्त है। निकाय चुनाव में मतदान के लिए खुद वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक बेहद अहम कार्यक्रम दिल्ली में भी है। बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बहुत अहम और बड़ी बैठक, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। और ये बीजेपी की बैठक हो रही है दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव हैं 5 राज्यों के, और पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसी एनडीएमसी सेंटर से इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। रवि, जो बात आप कह रहे थे कि किसानों पर हमारा ध्यान है, उनके हित के लिए पूरे काम हम आगे करते रहेंगे, ये संदेश देने की भी कोशिश कहीं पोस्टर बैनर के जरिए बीजेपी कर रही है। इस बैठक में चर्चा भी इन मुद्दों पर होगी ही, क्या यहां पर देखा गया है? देखिए, जब पोस्टर में इस्तेमाल किया गया है और साफ तौर पर किसानों का जिक्र है इस पोस्टर में, तो एक बार मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि किस तरीके से उसको प्रमुखता दी गई है इस बैठक को लेकर। और जो बैठक अंदर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी और प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, तो उस पर सीधे तौर पर साफ तौर पर लिखा है कि किसानों की 2 गुनी आय के प्रति प्रतिबद्ध है। और दूसरी नीचे लिखा है कि महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन, SC, ST, OBC और तमाम ये चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो किसानों का जो मुद्दा है, क्योंकि 3 महीने ये जो लगातार आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो उसका भी जिक्र इस बैठक में होना है और उसका साफ तौर पर यहाँ पर बिल्कुल एक मैसेज भी देने की कोशिश और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ बोलने वाले भी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में जबकि तमाम पदाधिकारियों को अब चुनावी मैदान में उतरना है, तो रणनीति इस पर क्या होगी, इस पर प्रमुखता से यहां चर्चा हो सकती है। लेकिन हमारे सहयोगी रवि वो तस्वीर दिखा रहे थे पोस्टर के जरिए, बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। लिखा गया कि किसानों की आय 2 गुनी करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। यानी ये संदेश यहीं से लेकर जाएंगे तमाम पदाधिकारी। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, जो संदेश बाहर लिखे गए हैं, क्या ये जताने बताने की कोशिश है कि यही वो दरअसल बड़े मुद्दे भी होंगे जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाएगा संदेश के जरिए? स्थानीय मुद्दे तो होंगे ही। देखिए, देश में तमाम 5 राज्यों के चुनाव हैं और जाहिर तौर पर इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों का एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर न सिर्फ किसान, विरोधी पार्टियां भी लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ लामबंद हुई है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस जो बड़ी बैठक होने वाली है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उस बैठक में तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनको बताया जाए कि क्या क्या उनको गिनाना है। अपने राज्य जब वापस जाएंगे
तो न सिर्फ किसानों को बल्कि आम लोगों के भी दिमाग में एक चीज डाली जाए कि किसानों के लिए जो सरकार ने किया है, बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है, वो उनके फायदे के लिए कानून लाया गया था और यही वजह है कि इस बैठक में उनको बताया जाएगा और फिलहाल वो बताएंगे। और पदाधिकारियों के लिए ये एक बेहद अहम लम्हा भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम और देश भर में जिसकी चर्चा वो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव, जिसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन उससे पहले जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक उत्तर 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसका एक वीडियो भी बाकायदा सामने आया है, जिसमें बीच सड़क पर कई लोग पुलिस वालों के सामने ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटते नजर आए हैं। इसके बाद उन्होंने घायल हालत में इन कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर कि बीजेपी के कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश है और इस तरह की हिंसा की जा रही है। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। चाय पर चर्चा में भाग ले रहे थे, 3 लोग के गुंडे आए, पुलिस के सामने इन लोगों ने कोई धड़क बहुत मार। भारतीय जनता पार्टी करना अपराध है बंगाल में, इसलिए पुलिस के गुंडे, तृणमूल के गुंडे सब मिलजुल कर ये सब आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर यह हमला किया। लेकिन बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना में परिवर्तन यात्रा पर हमले के सिलसिले में गृह मंत्री और चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में नॉर्थ 24 परगना के एसपी को तुरंत वहां से हटाए जाने, उनका तबादला किए जाने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पहले से ही जानकारी देने के बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी के आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस या तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करती है या बेगुनाह लोगों को पकड़ लेती है। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ तो आरोप टीएमसी पर लगा। इस हिंसक वारदात के बाद एक बार फिर बीजेपी को मौका मिला टीएमसी पर हमला करने का, और यही किया बीजेपी पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने, जिन्होंने ट्वीट किया। और ट्वीट करते हुए दिलीप घोष ने लिखा कि परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले की वो निंदा करते हैं। और ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, उत्तर 24 परगना में टीएमसी के राजनीतिक आतंकियों ने हमारी परिवर्तन यात्रा के दौरान बम से हमला किया। ये लोगों के मन में आतंक फैलाने के लिए प्लान बनाकर हमला था। पश्चिम बंगाल के लोग सही समय पर अपना जनादेश देंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्वीट कर हमला टीएमसी पर किया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस पूरे घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर कि ये एक तरीके का राजनीतिक आतंकवाद है, पर कार्रवाई तो कानूनी तौर पर पुलिस वालों को करनी होती है प्राथमिक स्तर पर। क्या कार्रवाई अब तक की गई है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस ने अभी तक इस मामले में 3 से 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिनके पूछताछ की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई अभी नहीं इसमें की गई है। और कमोवेश यही आरोप लगातार बीजेपी लगाती रहती है टीएमसी के ऊपर, जो कि पिछले 1 हफ्ते में से 4 से 5 हमले की घटनाएं हुई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया। वही टीएमसी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता उनके ऑफिस पर, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। 2 से 3 ऐसी घटनाएं हुई। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, लगातार राजनीतिक हिस्सा क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब आरोपियों की पहचान हो जाती है, सारी चीज़ें जब उनको बराबर सबूत मिलते रहते हैं, तो उसके बाद कोर्ट में क्या जाके कहती है, इन बातों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए यह राजनीतिक हिंसा का जो दौर है ये लगातार जारी रहता है। जी, अब ऐसे में बीजेपी को मौका मिल जाता है ममता बनर्जी सरकार पर हमला करने का, और ऐसा हुआ भी। एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पश्चिम बंगाल के आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर सभी अपराधियों का हिसाब किया जाएगा। मैं कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, जनता जनार्दन का आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों का नाम लिख करके रखना, क्योंकि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो चाहे गुंडा अपराधी हो, चाहे टीएमसी के गलत कामों का समर्थन करने वाला कोई अधिकारी और कर्मचारी हो, उसका भी हिसाब होगा। या आप भरोसा रखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किया।
अमित, ये तो साफ तौर पर एक तरह से चुनौती है कि नाम लिखकर रखा जाए, चुनाव के बाद हिसाब भी किया जाएगा, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पुलिस की मौजूदगी में हिंसक वारदात होती है और उसके बावजूद जांच पड़ताल की बात पुलिस कह देती है। जी बिल्कुल, और हर बार एक नियम होता है कि जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इतनी सूचना दी जाती है। जेपी नड्डा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके काफिले पर जब हमले की वारदात हुई थी पूरा प्रकरण सामने आया था और उसके बाद ये एक तय मापदंड निर्धारित हुए थे कि जब भी ऐसी किसी राजनीतिक यात्रा होगी या फिर राजनीतिक कार्यक्रम होगा या महत्वपूर्ण शख्सियत आएगा तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। चूंकि यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर था तो स्थानीय पुलिस को पूरी तरीके से सूचना दी गई थी, बाकायदा उनसे परमिशन लेकर दिया गया था। तब जब ऐसे में जब हिंसा की बात होती है तो पूरी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर बनती है कि आखिरकार क्यों हुई उनकी मौजूदगी में घटना, और अगर हुई तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है। और देश भर में संदेश यही जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आखिर ये हिंसक राजनीति क्यों हो रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से होते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला उत्तर 24 परगना में भी, जहां परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले के बाद आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर पर हमला कर दिया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक इलाके में गुजर रही परिवर्तन यात्रा पर हमला किया, कुछ लोगों की पिटाई कर दी और इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ भी वहां की है। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई लोग टीएमसी दफ्तर पर पथराव करते दिखाई भी दे रहे हैं। कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरे लोगों के सामने उनकी पुलिस वालों की नहीं चली। और एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग तो वहां खड़ी एक गाड़ी को भी निशाना बनाते नजर आए, उसी पर पथराव शुरू कर दिया गया। और इस तरह से पश्चिम बंगाल में अब ये हिंसा की राजनीति की एक के बाद एक नई तस्वीरें आ रही है, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के इस टीवी स्क्रीन पर, जहां आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाई हुई है और हिंसक राजनीति भी। बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव में पहली बार सुरक्षा व्यवस्था एक कमेटी के माध्यम से तय होगी। ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि कमेटी के मुख्य चुनाव अधिकारी, संबंधित राज्य के नोडल पुलिस अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कोऑर्डिनेटर इसमें शामिल होंगे और सदस्य समय समय पर मीटिंग करेंगे। चुनाव के दौरान कहां सुरक्षा की व्यवस्था और पुख्ता करनी है, किस तरह से करनी है, यह सब तय किया जाएगा। भविष्य के सभी चुनाव में चुनाव आयोग इसी व्यवस्था को लागू करेगा, यानी कि कमेटी ही अब सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी। आगे आने वाले इन तमाम विधानसभा चुनावों में ये एक बड़ा फैसला भारत के निर्वाचन आयोग ने किया है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए जा चुके हैं। दुर्गापुर में सीआरपीएफ की 12 कंपनियां पहुंच चुकी है, जिन्हें कश्मीर से पश्चिम बंगाल भेजा गया है। इसके अलावा बीरभूम में भी सीआरपीएफ जवानों को भेज दिया गया है, जिनकी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के लिए तैनाती की जाएगी। यानी पहले ही अब पुख्ता कर ली गई है सुरक्षा के लिहाज से यह तैयारी। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। मौर्य ने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव के नतीजों के बाद वंदे मातरम भी कहेंगी, जय श्री राम भी बोलेंगी। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया और दीदी को बहुत नाराजगी होती है। अभी मैं एक दिन देख रहा था एक चैनल में, वो बात कर रही थी कि मैं जय श्री राम नहीं कहूंगी, मैं जय सिया राम कहूंगी। अरे दीदी, आप जय श्री राम भी कहोगी, जय सिया राम भी कहोगी, आप वंदे मातरम भी कहोगी, आप भारत माता की जय भी कहोगी। जरा चुनाव का परिणाम पश्चिम बंगाल का आने दीजिए, आप जय श्री राम का उद्घोष भी करोगी, चारों तरफ आप चिल्ला चिल्ला करके कहोगी। लेकिन एक बेहद अहम खबर आ रही है। दिल्ली के रिंकू मर्डर केस में 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और मंगोलपुरी में रिंकू मर्डर केस में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी चश्मदीदों और एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की है। और एक और ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें कई लोग हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वारदात में रिंकू की हत्या हुई थी। आरोप लगा था, 5 लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे और अब
4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने कई लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की है, चश्मदीदों से बयान दर्ज करवाएं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की पहचान की गई और 4 और लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी इस पूरे मामले में गरमाई, जहां कुछ राजनीतिक बयान आए कि मंदिर का चंदा इकट्ठा करने की वजह से इस पर हमला किया गया, तो पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश का मामला था। लड़ाई के बाद ये मर्डर के रूप में बदल गया। 4 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेहद चर्चित रिंकू शर्मा का ये केस मर्डर मामले में कुल मिलाकर 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, 4 आरोपियों को आज फिर गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों से पूछताछ कर रही थी इस पूरे मामले में और आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी जमकी हुई। तस्वीरों में देखा गया कि घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई है, चाकू घोंपकर मर्डर कर दिया गया था रिंकू शर्मा का। आनंद हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। आनंद, 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या आरोप है इन पर? जी देखिए प्रशांत, इस पूरे मामले में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 5 गिरफ्तारियां लोकल पुलिस ने करी थी और 4 गिरफ्तारियां कल देर शाम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है उसने 4 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें एक दीन मोहम्मद है, दूसरा दिलशान है, फयाज है और फयान है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वीडियो फुटेज भी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरह से रिंकू के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियों से ये तमाम लोग जो आरोपी हैं वो हमला कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में एक गौर करने वाली बात और है प्रशांत कि एक सफ़ेद टी शर्ट में एक शख्स है, वो लगातार एक कोशिश कर रहा है कि वो बीच बचाव करे और जो लोग रिंकू पे हमला कर रहे हैं उन्हें हमला करने से रोका जाए। तमाम मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जब ये घटना हुई थी और राजनीतिक तूल पकड़ा गया था इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद ही क्राइम ब्रांच को ये पूरी जांच सौंपी गई थी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि 30 दिन के अंदर वो इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो कोर्ट में फाइल कर देंगे। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जाँच जो है वो गंभीरता से कर रही है। जिस तरह से आरोप लगे थे कि एक धार्मिक यात्रा निकाली गई थी और कुछ वहाँ पर धर्म को लेके कुछ नारे लगाए गए थे, वो भी एक हत्या की वजह थी। उस एंगल को भी जांचा जा रहा है, उस एंगल की भी तफ्तीश की जा रही कि क्या वाकई में ऐसा कोई मसला था या और दावा ये भी साथ में किया गया कि चार्जशीट 30 दिन के भीतर दाखिल कर दी जाएगी, यानी पूरी तफ्तीश अपने अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। रिंकू मर्डर केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 आरोपी रिंकू पर हमला करते नजर भी आ रहे हैं। इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ताजा 4 गिरफ्तारी हुई है। आनंद, जो आज अब ताजा तस्वीरें जारी की गई है पुलिस की ओर से, क्या ये वही आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी करने का दावा किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने ये जो वीडियो जारी करा है इसमें जो लोग नजर आ रहे हैं इन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्योंकि लेकिन दिल्ली पुलिस के लगातार ये दावे थे, जिस तरह से इसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई थी और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो रिंकू शर्मा के घर पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार ये दावे करी थी कि उस दिन दो पक्ष थे वो एक बर्थडे पार्टी में गए थे और एक रेस्टोरेंट, एक फूड शॉप खोली गई थी जो उसमें घाटा हुआ था और उसमें पुलिस की मुखबरी करने के आरोप एक दूसरे पर दोनों पक्षों के लोगों ने लगाए थे। और उसके बाद रिंकू शर्मा के घर कई लोग पहुंचते हैं हमलावर और वहां पर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट होती है और उसमें रिंकू शर्मा की निमम्र तरीके से हत्या कर दी जाती है। और यही तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं आनंद कि किस तरह से घर में घुसकर रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर 9 आरोपी अब इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की ओर से एक और नया वीडियो जारी किया गया, इनमें दिखने वाले 4 आरोपियों को आज पकड़ लिया गया है। लेकिन दिल्ली से आ रही एक और बेहद अहम खबर। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। परिवार का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर उनकी नाबालिग लड़की की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी फरार है। बताया गया है कि पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। लड़की के परिवार ने दावा किया है कि आरोपी पहले भी धमकी दे चुका था और शादी का लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और इसी से नाराज होकर आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी। हत्या का आरोपी अब भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। लड़की के परिवार ने दावा किया है कि आरोपी लगातार धमकी देता रहा और शादी का वो दबाव बना रहा था।
और आखिरकार नाबालिग लड़की की हत्या हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। बताया जा रहा है कि पहले भी आरोपी परिवार वालों को धमकी देता रहा है, लेकिन शादी का प्रस्ताव ठुकराने की वजह से लड़की की हथौड़ा मारकर उसने हत्या कर दी है। आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन परिवार सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो लगातार इसी तरह से धमकाता रहा था। घर पे आया, घर पे कहने लग गया बहन से कि तू मेरे से शादी कर ले। तो बहन ने यानी माँ को बताया सबका जैसे से बोल रहा है। तो फिर मम्मी बोल रही थी अभी आ रहे हैं हम, उससे सब्जी लेने के लिए बाहर भेज दिया। तो उसने सर पे हथौड़ा मार कर चला गया, गेट बाहर से बंद कर दिया, चाबी अंदर फेंक दी। और अब एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। खार रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। आरोप है कि एक तरफा प्यार में पागल एक लड़के ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की है। सीसीटीवी तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लड़के ने पहले तो खुद ट्रेन के आगे कूदने का नाटक किया और फिर लड़की को जबरन घसीटकर ट्रेन के नीचे धक्का देते हुए नजर आया। काफी देर तक कोशिश के बाद जब वो कामयाब नहीं हुआ तो पकड़े जाने के डर से वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये बेहद खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। हालांकि लड़की की जान बच गई है और आरोपी को अब पुलिस ने पकड़ लिया है। मुंबई के खार की यह तस्वीर है। रेलवे स्टेशन पर कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर। बताया जा रहा है कि एक आरोपी जो एक तरफा प्यार में लगातार लड़की पर दबाव बना रहा था, जान से मारने की उसने कोशिश की है इस प्लेटफॉर्म पर। सीसीटीवी कैमरे में भी यह घटना पूरी तरह से कैद हो गई, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पर लड़के ने पहले तो खुद ही एक नाटक किया, ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश की और फिर लड़की को जबरन घसीटकर ट्रेन के नीचे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बेहद अहम बैठक में, जिसका बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इंतजार था। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक हो रही है और यहां खुद उनकी अगवानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और अब संबोधित करने के लिए मंच पर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह इसी कार्यक्रम में बाहर मौजूद हैं, जो ये बता रहे हैं कि बाहर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें साफ साफ ये संदेश देने की कोशिश है कि किसानों की आय दोगुनी करने और महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। जहां एक तरफ तकरीबन 90 दिनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ी और अहम बैठक बीजेपी की मानी जा रही है। तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें प्रदेशों के तमाम बीजेपी अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी सह प्रभारी भी शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि जो आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम, तमिलनाडु है, केरल और पुदुचेरी में भी ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर के यहां मंत्रणा होगी, बातचीत होगी, संदेश अपने पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह बेहद अहम बैठक, अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी से भरा दिल्ली का ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी की बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। माना यही जा रहा है कि जिन मुद्दों पर यहां चर्चा होगी, उन्हीं मुद्दों को लेकर ये तमाम पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, असम का या तमिलनाडु का, साथ ही केरल और पुदुचेरी में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। कोशिश बीजेपी की यही कि जहां एक और किसान आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश है, वहीं विपक्ष को भी इस किसान आंदोलन से एक ताकत मिली है। उसे कैसे निपटना है, कैसे पार पाना है, कैसे किसानों को आश्वस्त करना है, इन तमाम मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा के बाद उन विषयों को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश बीजेपी के इन तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों की होगी, जो आज हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में।
दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने कोविड-19 के दिशा निर्देश दे करके समीक्षा बैठकें करके एक व्यक्तियों तक और इस बैठक में टीवी पर पहली बार शुरू हो रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। आज दोपहर 12 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 12 साल का आज का अर्जुन। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। ये है यंग जीनियस जो भारत का सबसे कम उम्र का नेशनल शूटिंग चैंपियन है। I won 2 gold medal in the youth and junior category held at Trivandrum 2018. जो 10 साल की उम्र में स्टेट शूटिंग चैंपियन और फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड के साथ नेशनल चैंपियन बन गया। शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है? क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग मैं अभी वही कहने वाला था। तो जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। जिसके हुनर और मेहनत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने 4 लाख रुपए जुटाकर राइफल खरीदी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अभिनव शॉ के साथ। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था इंडिया के लिए 2008 में। आ रहा है ये यंग जीनियस